कानून की बात में लीजिए सुनिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध में विधिक प्रावधान विषय पर अंबिकापुर के अधिवक्ता श्री विजय शंकर तिवारी से ली गई जानकारी। नमस्कार श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर सप्ताह आप सुनते हैं कार्यक्रम कानून की बात। श्रोताओं, हमेशा की तरह एक नए विषय और एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध में विधिक प्रावधान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ अधिवक्ता श्री विजय शंकर तिवारी जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका इस विषय के साथ। धन्यवाद। जैसा कि हमारा विषय है यह अधिनियम 9 सितंबर 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद भारत में लागू एवं प्रभावी किया गया। तो तिवारी जी, जैसा कि ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इसे भारत में लागू कर दिया गया। हमारे श्रोताओं को जरा ये बताइए कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। किसी व्यक्ति के आचरण का भ्रष्ट हो जाना। वह व्यक्ति जब गलत विचारों को ग्रहण कर खाद्य, पेट्रोल, डीजल में मिलावट करता है या भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करता है। इसके अलावा अगर वह बिजली की चोरी व मीटर में गड़बड़ी करता है, उसे बिल कम आए, यह भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब हम इससे ये समझें कि इसमें और भी जो भ्रष्टाचार के तरीके हैं वो शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इन चीजों को भ्रष्टाचार समझ सकते हैं, या इसी तरह के और जो दूसरे कृत्य हैं उन्हें हम भ्रष्टाचार समझ सकते हैं। जी, इसके अलावा प्राइवेट भ्रष्टाचार पे भी शासन का उद्देश्य यह है कि गलत तरह से कोई व्यक्ति पैसा न ले। जी, भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण आप किसे किसे मानते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति भ्रष्ट क्यों हो जाता है, क्यों अपने आचरण को खराब कर लेता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो जरा संक्षेप में हमें बताएं, क्या कारण हो सकते हैं भ्रष्टाचार के? देखिए, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण तो यह है कि व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है। जी, अगर किसी व्यक्ति को अगर उसके कार्य के बदले शासन वेतन देती है या प्राइवेट व्यक्ति कहीं प्राइवेट कार्य कर रहा है, वहां पे उसको वेतन प्राप्त होता है, उसके अलावा अगर वह अपने कार्य के वेतन के अलावा कोई भी किसी भी तरह की राशि प्राप्त करना चाहता है, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है। जी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का प्रमुख उद्देश्य क्या मानते हैं आप? क्यों इस नियम को स्थापित करने की जरूरत महसूस की गई? देखिए, 1988 में जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू किया गया, उस समय संसद ने यह पाया कि जो प्रचलित कानून है वह पर्याप्त नहीं है। जी। उसके अलावा लोक सेवकों द्वारा जो रिश्वत और भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर प्रचलित कानून को और मजबूत करने का प्रयास किया गया। शासकीय विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयास किया गया और भ्रष्टाचार में लिप्त शासकीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य रहा है। मतलब विशेष तौर पर इसके लिए कानून बनाया गया है। जी हाँ जी, ताकि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें इस कानून के तहत प्रक्रिया चला करके उन्हें दंडित किया जाए। जी एकदम। जी, वकील साहब, हमें ये बताएं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं और उन धाराओं में दंड का क्या प्रावधान है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुख्य रूप से धारा 8 एवं धारा 9 में अपराध करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है।
इसके लिए अधिनियम की धारा 10 में दोषी व्यक्ति को दंड 5 वर्ष तक हो सकती है, किंतु वह 6 माह से कम नहीं होगी। यह दंड जुर्माने से भी दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। परितोष या रिश्वत लेता है तो वह एक दंडनीय अपराध होता है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 12 में दोषी को 3 वर्ष तक की दंड हो सकती है। यह भी 6 माह से कम नहीं होगी और जुर्मानों से भी दंडित किया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8, 9 एवं 12 में किए गए लगातार अपराध के लिए अधिनियम की धारा 14 में दंड का प्रावधान उल्लेखित है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होती है और वह 7 वर्ष तक हो सकेगी। उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसी अधिनियम में अपराध करने का प्रयत्न किए जाने पर अधिनियम की धारा 15 में दंड का प्रावधान दिया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई लोक सेवक अपराध करने का प्रयत्न करता है तो वह 3 वर्ष तक का हो सकने वाला कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में जुर्माने का जो निर्धारण किया जाता है उसका उल्लेख धारा 16 में दिया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति धारा 13 की उपधारा 1 के अधीन जुर्माने से दंडित किया जाना है तो उस खंड में वर्णित अथवा धन संबंधी स्रोत जिसके संबंध में अभियुक्त समाधानप्रद विवरण नहीं दे सकता है उसे विचार में लिया जाएगा। धारा 13 की उपधारा 2 में एवं धारा 14 के अधीन अर्थदंड अधिरोपित किया जाना है तो दंड आदेश जारी करने वाला न्यायालय उस संपत्ति का मूल्य जिसे अभियुक्त ने अपराध में प्राप्त किया है उसको विचार में लिया जाएगा। मतलब हम इसे ये समझें सामान्य अर्थों में कि भ्रष्टाचार में न्यूनतम 6 महीने का जो दंड है वो तो है ही, लगातार अपराध करने पर जो न्यूनतम दंड है वो कम से कम 2 साल होगा जी। अधिकतम की सीमा तो आपने बताई ही, और फिर उसे जो संपत्ति उसने या जो धन उसने अर्जित किया है उसे ध्यान में रखते हुए उस पर अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। जी जी। वकील साहब ये बताएं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत न्यायाधीश कौन होते हैं? क्या वे विशेष होते हैं, विशेष तरह से उनकी नियुक्ति होती है, या सामान्य तौर पे जो अदालतों में जो विद्वान न्यायाधीश गण हैं उनमें से ही किसी को ये प्रभार दिया जाता है? देखिए, यह एक अधिनियम है। इस अधिनियम में ही न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बातें कही गई हैं। धारा 25 के अनुसार जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं न्यायाधीश को इस अधिनियम के प्रभावशील होने पर न्यायाधीश के रूप में माना गया है। इसके अलावा धारा 3 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश हैं, उनके प्रभावशील होने पर ऐसा न्यायाधीश जो उनके समक्ष लंबित समस्त प्रकरण की कार्रवाइयों को इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जारी रखेंगे, यही इस अधिनियम में दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जांच एजेंसी कौन है? कौन इसकी जांच कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जांच अधिकारी जो पुलिस होती है वही करती है, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में कोई भी बात हो, इसके पुलिस अधिकारी और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अगर शिकायतकर्ता से शिकायत पर केंद्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो, अन्य जांच अन्वेषण ब्यूरो जांच की कार्रवाई कर सकती है। शिकायतकर्ता की जांच अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध मामले की जांच कर सक्षम प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष 3 माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वकील साहब ये बताएं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में क्या ऐसे प्रावधान हैं कि यदि किसी के ऊपर आरोप लगा है तो वो अपना बचाव करना चाहता है
क्या अपने बचाव के लिए उसके पास कोई प्रावधान है? जी, इसी अधिनियम की धारा 21 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है तो वह स्वयं अपनी प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा, अर्थात वह खुद साक्ष्य दे सकता है अपने पक्ष में जी। वह अपने विरुद्ध या उसी विचारण में अपने साथ अधिरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को साबित करने से रोकने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के साथ दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जुड़ते हैं? जी हाँ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 22 एवं 23 के अनुसार इस बात का उल्लेख किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 219, 243, 309, 317, 379 लागू होंगे। वकील साहब, अक्सर हम देखते हैं कि जब कानून या कोई अधिनियम नया नया प्रभावी होता है तो अनुभव के आधार पर उसमें कई तरह के संशोधन भी किए जाते हैं जी। तो क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में किसी तरह का कोई संशोधन किया गया है? यदि किया गया है तो कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में भारत में लागू किया गया। इसमें बाद के वर्षों में जब कुछ कमियां पाई गईं तो वर्ष 2013 में भारतीय संसद ने एक विधेयक प्रस्तुत कर उसमें संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन सहमति न बन पाने के कारण इसे स्थायी समिति और प्रवर समिति को भेजा गया। साथ ही इस विधेयक की समीक्षा के लिए इसे विधि आयोग के पास भेजा गया। समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद संसद ने पुनः वर्ष 2017 को विधेयक लाया। विधेयक पारित होने के बाद इसे भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 कहा गया। संशोधित विधेयक में रिश्वत देने वाले को भी इस दायरे में लाया गया, जिससे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। जैसा कि आपने बताया कि 2018 में अनेक संशोधन इसमें किए गए, तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखिए, 2018 जो संशोधन विधेयक है, इसमें प्रमुख रूप से जो रिश्वत देने और लेने दोनों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें रिश्वत देने के लिए मजबूर किए जाने की सूचना 7 दिनों के अंदर जांच एजेंसी को दिया जाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संशोधन विधेयक में आपराधिक कदाचार को फिर से परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत केवल संपत्ति का दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति को लाया गया है। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने से पहले केंद्र के मामलों में लोकपाल तथा राज्य के मामले में लोकायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक है। मतलब ये कि हम इससे ये समझें कि न सिर्फ भ्रष्टाचार करना बल्कि उसमें जो सहयोगी है वो भी एक तरह से अपराधी है, और भ्रष्टाचार करने वाला और भ्रष्टाचार को सहयोग देने वाला दोनों अपराधी हैं। रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। जी, वर्ष 2018 के जो संशोधन हुए हैं जी, इसमें रिश्वत देने और रिश्वत लेने दोनों को अपराधी माना गया है। 1988 में जब यह कानून आया तो क्या इससे पहले और भी कुछ कानून थे जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए थे? या अगर मैं इसको इस तरह से पूछूं कि भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अलावा और कौन कौन से कानून ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जरा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के पूर्व से भी कई कानून प्रचलित थे जी। वर्तमान में इसमें काफी मजबूती लाई गई। इसके अलावा कानून के अलावा अधिनियम जो लागू किया गया उसमें यह कानून उपलब्ध किया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और जन लोकपाल विधेयक एवं बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम जैसे कानून
बनाए गए, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग यह सरकार की अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था के रूप में लाई गई। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति वर्ष 1962 से 64 के बीच की गई थी। इसकी स्थापना सन 1964 में की गई। जन लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पहली बार 1969 में लोकपाल बिल पेश किया गया, परंतु पिछले 50 वर्षों से इसकी आवाज उठती रही। अंत में 17 दिसंबर 2013 को लोकपाल विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया और अगले ही दिन लोकसभा से भी पारित कर दिया गया। इस तरह जन लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम। यह बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम भारत में वर्ष 1988 से पहली बार संसद द्वारा पारित किया गया तथा इसमें संशोधन वर्ष 2016 में किया गया। इस संशोधित बिल में बेनामी संपत्तियों को जब्त करने, उन्हें सील करने के साथ ही जुर्माना एवं कैद किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें ऐसे लोगों को प्रमुख जिम्मेदारी देनी चाहिए जो विद्वान और योग्य हों, जो अपने अंदर समाज एवं देश हित की मंशा रखते हों। ऐसे व्यक्तियों को आगे लाने से भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा वकील साहब आपने कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे पहले समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा और सभी में ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और निर्भीकता की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें अपने भीतर के भय को दूर करना होगा। और जैसा कि आपने बताया कि यदि किसी व्यक्ति से भ्रष्टाचार पूर्वक राशि की मांग की जाती है तो वह कहाँ पे इसकी सूचना दे सकता है, थाने में जा सकता है और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ जो है वो सक्षम अधिकारी से कार्यवाही भी करा सकता है। हम एक बार आपको फिर से बता दें कि हमारे स्टूडियो में अधिवक्ता श्री विजय शंकर तिवारी मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत कर रहे थे जिसका विषय था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध में विधिक प्रावधान। हम आपको बता दें कि समय समय पर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाता है। इस बार 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित है। आप राष्ट्रीय लोक अदालतों में जा सकते हैं और अपने विवादों का त्वरित निपटारा प्राप्त कर सकते हैं। जनोपयोगी सेवाओं में कमी की स्थिति में स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता के संबंध में आप नालसा का टोल फ्री नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नालसा का टोल फ्री नंबर है 15100। इसके अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं। YouTube पर जाकर जन चेतना CGSLSA जब आप टाइप करेंगे तो आप YouTube चैनल पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के परामर्श और विधि संबंधी परेशानी के निराकरण के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता श्री विजय शंकर तिवारी। वकील साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ अपने मित्र अंजनी कुमार पांडे को यहीं अनुमति दीजिए। कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध में विधिक प्रावधान विषय पर अंबिकापुर के अधिवक्ता श्री विजय शंकर तिवारी से ली गई जानकारी।